बच्चों, कल जो आपका टेस्ट हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब आप ऐसा करें, अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करें और समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्टार 2.5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन एन ऑफ स्टार इज 2.5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, ये गिवन है ना। कोलैप्स टू साइज 12 किलोमीटर, रोटेट्स विथ ए स्पीड ऑफ 1.2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ध्यान, वो रोटेशन पर सेकेंड। आप देखिए, इसका रेडियस दे रखा है 12 किलोमीटर। अच्छा, इसका ओमेगा दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब आप इस बात का मतलब समझिए, 1.2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। बेटे, रिवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। हमेशा ओमेगा को रेडियन में लिखिए, ओमेगा को रेडियन पर सेकेंड में लिखिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2.4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आपका ओमेगा आ जाएगा। ये सब तो आपको गिवन है ना। तो आप यहाँ जैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन, करेक्ट। ये सब आपको गिवन है। आगे क्या है, आगे ये कह रहे हैं, ये इन्होंने डिफाइन किया है कि ऐसे स्टार को हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। विल एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स इक्वेटर रिमेन स्टक टू इट्स सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी। यस, चेक करते हैं। देखिए, ये आपका स्टार है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इक्वेटर है ना। अगर इक्वेटर पर कोई बॉडी रख दी गई है तो ये बॉडी स्टक रहेगी स्टार पर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन में रहना चाहती है। तो देखिए, बॉडी विल रिमेन एट स्टार, बॉडी विल रिमेन एट स्टार, है ना, स्टार सरफेस, एट स्टार्स सरफेस। इट विल नॉट फ्लाई, it will not fly if centrifugal force is much smaller than the gravitational force, है ना। बॉडी कैन फ्लाई ऑन इक्वेटर if centrifugal force is equal or greater than the gravitational force, null force। बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। जब घूम रही है, अगर मान लो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो निश्चित रूप से बॉडी वहाँ से उड़ जाएगी, और अंदर वाला फोर्स कम हुआ तो भी उड़ जाएगी, है ना, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि hence the condition for a body to remain stuck on the surface, जैसे हमारी धरती माता का हाल भी ऐसा ही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कम है और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप उड़ नहीं पाते, रहते हो धरती पर, है ना। Hence the condition for a body to remain stuck on the surface of earth, centrifugal force must be less than gravitational force। चलिए जी, हम कैलकुलेट करते हैं।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ओमेगा स्क्वायर आर, इट मस्ट बी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है GM अपॉन GMM अपॉन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है M ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी, अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कंसेप्ट है कि M ओमेगा स्क्वायर आर इज दिस। अब हम जरा M को M से उड़ा देते हैं तो केवल ओमेगा स्क्वायर आर रह जाएगा, इट शुड बी लेस देन GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ओके, इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, इट इज द डिजायर्ड कंडीशन। हम इनको चेक करेंगे, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो हम कह देंगे कि स्टक नहीं है। चलिए जी, सबसे पहले मैं ओमेगा स्क्वायर आर कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। इसको आप लिख सकते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड इज ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा कितना था 2.4 पाई था स्क्वायर, आर कितना था 12 किलोमीटर था, 10 की पावर 3। अब आप थोड़ा सा अप्रोच को पकड़िए, 2.4 को मैं 2.4 से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई स्क्वायर लिखूंगा, है ना, 12 इंटू 10⁻³ लिखूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसको जो है 5.76 कह सकते हैं, पाई स्क्वायर को आप 9.8 कह सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, पाई स्क्वायर को 9.8 कहना बहुत स्टैंडर्ड बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 12 इंटू 10⁻³। देखिए, जब आप स्कूल या बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं, आपके पास कैलकुलेशन के लिए टाइम होता है सफिशिएंट। ये कैलकुलेशन के टाइम की जो प्रॉब्लम होती है केवल कंपटीशन एग्जाम में होती है, तो आप इसे एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं एक्यूरेट नहीं कर रहा हूँ, है ना। आप इसको बस 2 मिनट में मल्टीप्लाई करना है तो आप कर लीजिए। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आप कर सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है, मैं अगर इसको 10 लिख देता हूँ, वैसे मैं देखो कैसे करता हूँ इस कैलकुलेशन को, मैं यहाँ अप्रोक्सीमेट साइन लगाता हूँ, है ना। आप बोर्ड में भी चाहें तो लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेट साइन और कर सकते हैं कैलकुलेशन। इसको मैंने 5.7 लिख दिया, ये 6 उड़ा दिया यहाँ पे, ये 9.8 था, इसको मैंने 10 लिख दिया और ये 12 लिख दिया और ये 10⁻³ कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, हमारा अप्रोक्सीमेटली आ गया है 5.7 इंटू 12। तो 5.7 को 12 से मल्टीप्लाई करो, अब ये तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो है ना। तो देखिए 12 को 5 से करते हैं तो 60 आता है, और 12 को 7 से करते हैं तो 80, तो 84। 12 5 से 60 एंड 12 7 से 84। इसका मतलब ये आएगा 68.4 इंटू 10⁻⁴ आया ये। हम इसको कह देंगे इट इज अप्रोक्सीमेटली 6.84 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका LHS आ गया, ये आपका LHS आ गया, यानी ये वाली चीज़ आ चुकी है, करेक्ट। अब आप RHS निकाल लीजिए राइट हैंड साइड। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी साहब, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन को आपको फुल करना चाहिए, अच्छी तरह से लिख करके जितनी स्टोरी बना सकते हो, जितना समझा सकते हो उससे किया करो, ठीक है। तो देखिए GMM अपॉन R स्क्वायर, G आपका है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, M है आपका 2.5 टाइम्स मास ऑफ सन। मास ऑफ सन दे रखा है 2 इंटू 10⁻30, राइट। स्मॉल m तो आप स्मॉल m रहने दो, ठीक है, ठीक है। अब स्मॉल m की जरूरत ही नहीं है ना हमारे को, तो राइट हैंड साइड में स्मॉल m हमने पहले ही उड़ा दिया था, तो जरूरत नहीं है, क्यों रखते हो फालतू। R स्क्वायर को लिख दो आप कितना, 12 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर आ गया। आप कैलकुलेशन करिए, देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि दिस विल बी वेरी वेरी बिग। 10⁻30 भैया अपने आप ही कमाल कर रहा है ना। तो बहुत ही खतरनाक आ रहा है। 6.67 इंटू 2.5 इंटू 2 को 5 लिख दो सीधे ही, है ना, 5 लिख दो, अपॉन इसको 144 लिख दो, और इसको लिख दीजिए 10⁻6, ऊपर वाले को 10⁻19 लिख दीजिए, 19 लिख दीजिए। आई कैन डू रॉन्ग कैलकुलेशंस, है ना, मैं कैलकुलेशंस में गलतियां कर सकता हूं, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा ध्यान रखें, मैं बिल्कुल लापरवाही से करूंगा। अब देखिए, ये आपके पास जहां तक बोर्ड का स्कूल का सवाल है, आप थोड़ा सा करेक्ट कैलकुलेशन पर जा सकते हो, है ना, आप करके थोड़ा सा लगा दो, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं यहाँ पर एकदम मस्त लापरवाही से कैलकुलेशन करूँगा। मैं इसको लिख रहा हूँ 33 और फिर 5, तो मैं लिख रहा हूँ इसको 34 के आसपास, 34 के आसपास, राइट। और यहाँ लिख रहा हूँ 144 के आसपास, और ये लिख रहा हूँ 10 की पावर 13 के आसपास, 13 के आसपास। तो आप लिखिए कि राइट साइड इज हैविंग पावर 10⁻13,
एंड लेफ्ट साइड इज हैविंग पावर 10⁵, तो इट इज मच ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस, है ना। अब यहाँ पे आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझा सकते हैं वहाँ पर कि इट इज वेरी ऑब्वियस, it is very obvious that 10⁵ time it is very very less than 10⁻13. Hence acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at the surface of, acceleration due to gravity at the surface of said star, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ सैड स्टार, है ना, गिवन स्टार बोल दो आप, सैड स्टार नहीं बोलना चाहते हो, एट द सरफेस ऑफ गिवन स्टार इज मच ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, so it will remain stuck, so it remain stuck on the, so body will remain stuck, है ना, आप ये लिख सकते हैं, so body at its surface will remain stuck, ठीक है, ऐसे नहीं कि उड़ने लग जाएगी, है ना, आपकी कार खड़ी है तो उड़ती थोड़ी है, खड़ी है तो खड़ी है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ, उड़ थोड़ी रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है, इसीलिए चीज़ें यहाँ पर टिकी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। बॉडी ऑफ 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट द हाइट ऑफ इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। देखो बेटा एक बात सुनो, क्वेश्चन में गिवन है कि ये सरफेस पर एक बॉडी पड़ी है, तो वेट एट सरफेस, है ना, वेट एट सरफेस कितना दे रखा है, 63 न्यूटन गिवन है, ये आपका आर है, ये आपका आर है ना। अब r/2 ऊपर चले जाइए, आप r/2 ऊपर चले जाइए, राइट। तो मैं कहूंगा कि वेट एट सरफेस इज 63 न्यूटन, इसको हम कहते हैं Gmm/r², ये कहते हैं। अब चलिए वेट एट हाइट h, ये होता है Gmm/r+h², ये हाइट वेट होता है। तो देखिए जरा करना कैलकुलेशन, Gmm/r+h, r+h का मतलब होता है r+r/2 यानी 3/2r आ जाएगा जी, 3/2r आ जाएगा। आप जब इसे करेंगे W एट हाइट h अपॉन W एट सरफेस, वेट एट सरफेस, राइट, तो आप देखो कितना आएगा, ये आएगा 4, आई थिंक इट विल बी 4/9, डिवाइड कर दिया, बाकी सब चीज़ें कट गई, 4/9 आ गया। अब जब ये WH इक्वल टू आपके पास आ गया 4/9 WS, आपका दे रखा है 63, इसका मतलब ये 7 टाइम्स कट गया, 28 न्यूटन आ जाएगा जी आंसर, 28 न्यूटन इज राइट आंसर, करेक्ट। ये सवाल भी 4 मार्क्स का है। अब देखो इतना इजी सवाल है लेकिन 4 मार्क्स का है, तो आप लोग इस तरह का ध्यान रखा करो कि जो इजी सवाल है उनको पहले किया करो हमेशा एग्जाम के अंदर। एग्जाम में पहले क्या करो, स्टोरी बनाने की आदत डालो, समझाने की आदत डालो, ये सोच करके चलिए कि जो पेपर चेक करने वाला है उसको कुछ नहीं आता, सब कुछ उसको आप ही समझाएंगे, सब कुछ उसको आप ही समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ सरफेस इज दिस, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस ऑफ दिस स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस व्हेन इट इज आउट ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है जी, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये हमारी धरती माता है ना, यहाँ से इन्होंने वी एस्केप गिवन है, वी एस्केप बराबर होता है √2 Gm/R, ये आपको दे रखा है 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, इट इज गिवन टू अस, ये हमको गिवन है, ठीक है।
इस स्पीड से अगर आप बॉडी को फेंकोगे तो बॉडी रुकेगी नहीं धरती माथा पर, चली जाएगी परमानेंटली। लेकिन आज इन्होंने जो फेंका है वो वेलोसिटी ऑफ थ्रो 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ एस्केप, इट इज गिवन, ये आपको गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि बताओ फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए फाइनली एट इनफाइनाइट, फाइनली एट इनफाइनाइट, सपोज द डिजायर्ड वेलोसिटी या ये कहिए फाइनली एट इनफाइनाइट सपोज द वेलोसिटी, डिजायर्ड का की हमें कोई डिजायर थोड़ी कर रहा है वो, है ना, आप तो बस ऐसे लिख दो फाइनली एट इनफाइनाइट सपोज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल v, खत्म। अब हम बात करेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब बात करते हैं तो हम कहेंगे टोटल इनिशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। रूल इतना ही है बस, एकदम स्ट्रिक्टली आपको इनिशियल और फाइनल एनर्जी लेनी है। तो देखिए मैं इनिशियल एनर्जी लिख रहा हूँ माइनस GMM अपॉन कैपिटल R पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ m इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी है 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, बिल्कुल 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी है बेटा माइनस GMM अपॉन इनफाइनाइट प्लस हाफ m v स्क्वायर, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। खत्म। चलिए जी अब जरा हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो आप जरा चेक करना माइनस GMM अपॉन R, अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर कर दूं तो फिर ये आ जाएगा हाफ m इंटू 9v एस्केप स्क्वायर, इट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है जी, 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, जरा अकल लगाओ। ये गेम आप भी खेलना सीखो, धीरे धीरे करके सीखो, एकदम से नहीं आएगा, मुझे पता है, एकदम से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ट्वाइस GM अपॉन R इंटू 1/2। बेटा स्मॉल m से स्मॉल m उड़ा दो, सारे उड़ गए, ये आ गया प्लस कितना आ गया 9/2 v एस्केप स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर। सॉरी, अब आप ऐसा करिए 2 से 2 उड़ा दीजिए, सारे खत्म। अब जरा आप चेक करो, इसको हम कहेंगे माइनस v एस्केप स्क्वायर। देखो इसको मैं माइनस v एस्केप स्क्वायर बोल देता हूँ, इसको कह देता हूँ 9v एस्केप स्क्वायर, इट इज इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, चलिए v स्क्वायर आपके पास में है, तो मैं इसको कर रहा हूं 8v एस्केप स्क्वायर, तो v इक्वल टू √8v एस्केप, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी। मतलब वहां पर जा करके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √8 इंटू v एस्केप, कितना v एस्केप है 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आएगी। ठीक है, आप लोग मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना, ध्यान दीजिए, आपको मेरे कैलकुलेशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना, कैलकुलेशन चेक करके ही आपको काम करना है। चलिए डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, 4th वाला क्वेश्चन देखिए आप, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, hence deduce an expression for the gravitational potential energy of a body placed at a near point on the surface of Earth। ठीक है जी, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग, gravitational potential energy is equal to work done in bringing a body from infinity to
a point on surface of earth against the field of gravity, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर सामने आ जाती है, इस डेफिनेशन में ही गेम छिपा पड़ा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ अगेंस्ट द फील्ड ऑफ ग्रेविटी। देखो एक बात बताओ, आप किसी को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो नहीं आ रहा। अच्छा खुद ही आ जाए तो बुलाओगे कैसे? बात को समझिए। आप किसी व्यक्ति को, आप चाहते हैं चीफ मिनिस्टर जी आपके घर आए, ठीक, चाह रहे हो, चलिए अब चीफ मिनिस्टर जी आपके घर आए, ये आपकी इच्छा है, बुलाइए उनको, बुलाइए 10 कॉल करिए, 100,000 कॉल करिए, तब आएंगे बाद में। प्रयत्न करना पड़ेगा, कठोर प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब जा करके आएंगे, ठीक। अब आप एक काम करो, है ना, किसी भिखारी को बुलाओ, वो आपको प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वो खुद ही आ जाएंगे। अब आप बात को पकड़िए थोड़ा सा, ऐसा ही यहां पर है। हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसको लाने के लिए किया गया कार्य। अब हाल ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कि एक बॉडी इन्फिनिटी पर है, ये बॉडी है साहब इन्फिनिटी पर है ना इन्फिनिटी पर है। अब इसको लाना है, आपको मेहनत करनी है क्या? सवाल ही नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी, वो खुद धरती माता ही तैयार बैठी है खींचने के लिए कि आ जाओ, जरा सा आपको वहां जाकर के फूंक मार देनी है, बस काम हो गया। आपने जरा सी भी वेलोसिटी इसको दे दी ना इनफाइनाइट से कि चलो जी जाओ, चिन्नी सी भी, बस फिर तो परमानेंट आ ही जाएगी, आप चिंता ही मत करो। यानी आपको कोई वर्क नहीं करना है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है। चलिए अब हम यू की डेफिनेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन एफ डी आर माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल आर, खत्म हो गया काम, यही आंसर है, यही आपका आंसर है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेंस्ट, ठीक है। एफ क्या है? एफ है GMM अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इंफिनिटी से कैपिटल आर तक लिमिट है। चलो जी जल्दी से करो, प्लस GMM कॉमन ले लो, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन आर, इंफिनिटी से कैपिटल आर। आप यू की कैलकुलेशन करो, माइनस GMM आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस GMM अपॉन आर। यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है सरफेस पर। सो दिस इज यू एट द सरफेस इज माइनस GMM अपॉन आर। अगर किसी ने यू एट द सरफेस 0 लिख दिया तो गलत हो गया, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट जरा, रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं? हाँ हो रही है। एक्चुअली क्या एक बार ऐसा हो चुका कि रिकॉर्ड कर लिया, वो रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं हुई थी कई बार ऐसा हो जाता है। चलिए जी आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं 4 पार्टिकल्स 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट द 4 vertices ABCD of a square of triangle of side A. Find the position of the center of mass of the particle. Take the particle A at origin. चलिए जी हम स्क्वायर बना रहे हैं, आप स्क्वायर को चेक करना। इन्होंने स्क्वायर की साइड वगैरह के बारे में बातें नहीं करी हैं, मतलब क्वेश्चन मेकर का दिमाग ये चल रहा है कि आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता है या नहीं है। तो 1 मीटर की साइड दे रखी है, सॉरी मैंने देखा नहीं था, 1 मीटर दे रखा है साहब, और इन्होंने कहा है ए को ओरिजिन ले लो, है ना। तो देखिए ए को आप लिख दीजिए 0 0 कोऑर्डिनेट 0 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 0, सी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1 1, है ना, एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 1, है ना, राइट। अब आप यहाँ लिखिए
एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, द सिस्टम, एज पर द क्वेश्चन द सिस्टम, एज पर द क्वेश्चन बोल दिया, इसका मतलब आपने क्वेश्चन की सारी कहानी यहां लिख दी, है ना। एज पर द क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ फोर मासेज, फोर मासेज, है ना, फोर मासेज इज शोन इन फिगर, शोन इन फिगर, है ना, विथ द रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, विथ द रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। आप बात को पकड़ने की कोशिश करिए। एज पर द क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ फोर मासेज इज शोन इन फिगर विद द रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। अब ये रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। टेकिंग ए बी एज एक्स एक्सिस एंड ए डी एज वाई एक्सिस। हमने एक्सिस मान ली कि भाई ये ए बी जो है ये एक्स एक्सिस है और ए डी जो है वो क्या है, वाई एक्सिस। बस खत्म, हमारा काम हो गया। अब देखिए एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास आता है, रूल क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। करो जी, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, है ना, प्लस 4 इंटू 0, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। एक्स सेंटर ऑफ मास निकालिए, 0, 2 एंड 3 5 अपॉन 10 आएगा शायद, है ना, 5 अपॉन 10 यानी 1/2। एक्स कोऑर्डिनेट इज 1/2 मीटर। वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, सेम कहानी, m1y1, है ना, देखो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m4y4 लिख देना आप लोग पूरा, है ना, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना, लिख दोगे आप लोग, है ना। चलिए m1 बताइए, 1 0 2 0 प्लस 3 इंटू 1 4 इंटू 1 अपॉन 10 आ जाएगा सारा, तो ये 0 ये आ जाएगा, मेरे को लगता है 7/10। तो हैंस इन आर टेकन रेफरेंस फ्रेम, है ना, इन आर सपोज्ड रेफरेंस फ्रेम, कोई खास बात नहीं, वो समझ में आ ही जाएगा ना उसको। रेफरेंस फ्रेम, द सेंटर ऑफ मास इज 1/2, 7/10, 1/2, 7/10, बिल्कुल ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन है और एकदम सिंपल है, यानी कि ये समझ लो कुछ करना ही नहीं है अभी देखना। और 5 नंबर का एक्चुअली पता है, ये पेपर सेटर ये जानता है कि स्टूडेंट इसको पढ़ करके और हवा में सोचने लग जाएगा। पेपर सेटर जानता है स्टूडेंट पकड़ेगा ही नहीं चीज़ को सही से, भय के अंदर जीते हैं, डर के अंदर जीते हैं, पढ़ाई अच्छी से करते नहीं हैं, कॉन्फिडेंट रहते नहीं हैं। ये देखिए इस जीवन की सारी लड़ाई कॉन्फिडेंस से जीती जाती है। कॉन्फिडेंस, अब आपका कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कॉन्फिडेंस आया और आप जीत गए, समझ लो। जीतने के लिए सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस। जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आप सब जीत जाएंगे, सब सारी दुनिया जीत जाएंगे। और कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आपके कॉन्फिडेंस की कमी क्या करती है? कॉन्फिडेंस की कमी आपको घुमा देती है, कॉन्फिडेंस की कमी आपको चकरा देती है। क्या?
बस अब आपने देखा इन HCl मॉलिक्यूल, सबसे पहला तो यही खटक गया कि क्या आ गया। मैंने देखा है, बच्चों को देखा है, आई हैव ऑब्जर्व द चिल्ड्रेन, है ना, मैंने देखा है कि वो ऐसा आ गया, अरे द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इज अबाउट दिस, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन द क्लोरीन एटम इज दिस मच हाइड्रोजन एंड नियरली ऑल मास इज कंसंट्रेट, ठीक है जी। अब देखो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को, मैं लिखूंगा एच पर क्वेश्चन, एच पर क्वेश्चन द सिस्टम इज शोन इन फिगर। सबसे पहला काम कंप्लीट। तो देखिए कैसे हम फिगर बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ठीक है जी। हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन का मास इन्होंने 1 दे रखा है, क्लोरीन का मास इन्होंने 35.5 दे रखा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने 1.27 एंगस्ट्रॉम, ये आपका डिस्टेंस दे रखा है। अब आप एक काम करो, सेंटर ऑफ मास की मेजरमेंट हाइड्रोजन से कर लो, है ना। क्लोरीन बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, क्लोरीन भारी है, हाइड्रोजन हल्का है, तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन क्लोज टू द क्लोरीन, है ना। तो देखिए आप ले लीजिए इसको यहाँ पर कि सपोज सेंटर ऑफ मास इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम H एटम। ये लो जी, सेंटर ऑफ मास इज डिस्टेंस x फ्रॉम H एटम, ये सेंटर ऑफ मास मान लीजिए आप, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, है ना, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, इसकी डिस्टेंस आप H से x मान लो, H से x मान लो। तो सपोज सेंटर ऑफ मास इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द H एटम, so distance from Cl will be what? Distance from Cl atom from chlorine atom, बताओ क्या होगा? Will be 1.27 एंगस्ट्रॉम माइनस x, ये डिस्टेंस होगी। ध्यान दीजिए आप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1.27 है, तो 1.27 एंगस्ट्रॉम है तो क्या है आपका x निकल गया इसमें से, इतना बच गया। तो दिस डिस्टेंस इज 1.27 एंगस्ट्रॉम माइनस x। अब देखो एज पर डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लिखने का तरीका देखो आप, एज पर डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वी नो दैट एज पर डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वी नो दैट m1r1 इज इक्वल टू m2r2। अब m1 है आपका 1, r1 है आपका x, m2 है आपका 35.5 और r2 है आपका 1.27 एंगस्ट्रॉम माइनस x। ये लो जी, आपका काम हो गया। तो चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 36.5x इक्वल टू 35.5 इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम। चेक करो, x will come out to be 35.5 upon 36.5 into 1.27 angstrom. This is your answer. हमने डिस्टेंस कहाँ से निकाली है? H एटम, है ना। So hence center of mass is at 35.5 into 1.27 upon 36.5 angstrom unit from H atom। आपको कैलकुलेशन करने की इच्छा हो रही तो करके रख दो, वो तो एज पर टाइम इंटेलिजेंटली काम लिया जाता है। अब आप लोग है ना 6th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, 8th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो कि आपको एक एक चीज़ पढ़ाई जाए, है ना। नाउ यू आर नॉट चाइल्ड कि अंगुली पकड़ के चलाओ, हैं, अपने आप को डेवलप करो, बड़े बनो भाई, बच्चे मत बने रहो। जिंदगी भर बच्चे ही बने रहोगे क्या? बड़े बनो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसके साथ ही आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। आप अपने सॉल्यूशन से मैच करिए मेरे सॉल्यूशन को और देखो कि व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। चलिए, नमस्ते।